अनंत तिवारी साहब। जी सर, देखिए संवैधानिक संकट क्या, सारी संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग बेइज्जत कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं उसका, तो यह तो स्पष्ट है। और करेंगे जो जिस बैकग्राउंड का रहता है, ये जो आज की तारीख में ये जो रंगा बिल्ला कंपनी बैठी है दिल्ली में, ये मूलतः अपराधी है, तो इनका काम संवैधानिक है ही नहीं है। पर ये होता है कि ये सारी संवैधानिक संस्थाओं को ये जो भी पा गए हैं उसको अपने हितों में उसका दुरुपयोग करते चले जा रहे हैं। और फल यह है कि आज की तारीख में कोई भी अपना संवैधानिक संस्था हमारी उस सम्मान को प्राप्त नहीं है, सबके में क्षरण हुआ है। लेकिन शायद इन लोगों को नहीं पता है कि ममता बनर्जी और बंगाल की जनता और ममता बनर्जी में अजीब जिजीविषा है जो और कहीं उस पैमाने पर देखने को नहीं मिलती है। और बंगाल की जनता और उसकी नेता ममता बनर्जी जब लड़ने पर आ जाएगी, आमादा हो जाएगी, तो किसी भी स्तर तक जा सकती है और वो चीजें आपको दिखाई पड़ रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वो जो कुछ भी उनकी लड़ाई हो रही है संवैधानिक दायरे में हो रही है, और दिल्ली जो कुछ भी कर रहा है संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करते हुए कर रहा है। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। फल ये है कि दिल्ली की जितनी ये अपने संवैधानिक संस्थाएं हैं वो चूंकि दबी हुई है, पूंछ दबी हुई है, वो अपने मन से वो अपना निर्णय नहीं ले रहा है और उसके सारे निर्णय दबाव में हो रहे हैं। फल ये है कि वो करना कुछ चाह रहे हैं और हो कुछ चाह रहा है, और वही स्थिति वहां हुई है। हम तो ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में अमित शाह जिस तरीके से एक पैटर्न आइलैंड में अपना बैठ करके वहां दिल्ली से अपना संचालित करते हैं, लेकिन जब वो धरती पर जाएंगे, बंगाल की धरती पर जाएंगे, तो वो जो हरकत दिल्ली में बैठ करके कर रहे हैं तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ, अगर वो हरकत उनके साथ प्रदेश में पहुंचने के बाद अगर मुख्यमंत्री करेंगे तब क्या होगा? क्या अमित शाह की गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए? जिस तरीके से ममता बनर्जी ने तो खुल के कह दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस तुम्हारे ऊपर जाता है, हमारे पास सबूत है, हम तो गिरफ्तार कराएंगे, हम तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज करते हैं। और अगर ईडी उनके ऊपर काम नहीं करती है तो यह भी तलाशना पड़ेगा कि उनके ऊपर और कौन सी संस्था कैसे काम कर सकती है। अगर कोई हमारे घर में हमारा अपराध किया जाएगा तो हम उसके साथ एक ऐसे निर्णय करें, क्या व्यवहार देंगे? तो ये लड़ाई अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, निर्णायक दौर में बढ़ चुकी है। और अब ये कहीं न कहीं से अब तक तो ये जो तराशा जा रहा था कि भारत का विकल्प कौन होगा, केंद्रीय सत्ता का विकल्प कौन होगा, तो यह कहीं न कहीं से केंद्रीय सत्ता का विकल्प दिखाने की भी लड़ाई है, केंद्रीय सत्ता का विकल्प खोजने की भी लड़ाई है। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि अब केंद्रीय सत्ता का भी विकल्प सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है। इन्होंने बरैया के छत्ते में हाथ डाल दिया है और अब तो इनको लहूलुहान होना ही पड़ेगा। जी सर। डॉक्टर सुनीरम साहब, आपका भी स्वागत है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अब जो सिचुएशन पश्चिम बंगाल में पैदा हुई कि पूरा नैरेटिव जो है वो जनता से लेके अधिकारियों तक, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि कोर्ट तक जो है वो बीजेपी के खिलाफ हो गया। और मैंने तो देखा अभी पिछले 2-3 दिनों में दुर्गापुर में देखा, खड़गपुर में देखा, आसनसोल में देखा, खुद कलकत्ता में देखा कि टीएमसी के लोग मैदान में उतरे हुए हैं और बीजेपी के लोग कहीं उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि मैदान में आ करके वो कर सकें। तो ये वही सिचुएशन पैदा हो गई है कि जो बिहार में पैदा हुई थी कि SIR के खिलाफ जो है वो सारे लोग एक साथ आ गए थे और ऐसी रैलियां कभी देखने को नहीं मिली तेजस्वी यादव की, जिस तरह की रैलियों में उनको जो प्रतिसाद मिल रहा था। लेकिन उन सब के बावजूद ये हुआ कि बिहार का इलेक्शन लूट लिया गया। अब मैं एक काल्पनिक सवाल ये करता हूं कि आज कोई आदमी बंगाल में ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बीजेपी किसी तरह से ये इलेक्शन जीत सकती है, खास तौर से इस एपिसोड के बाद जिस तरह से लोगों के अंदर गुस्सा है। वो लोग जो टीएमसी के समर्थक हैं और वो लोग जो समर्थक नहीं है वो उसको जो है वो बंगाल की अस्मिता का मामला मान रहे हैं। अगर इसके बावजूद बीजेपी ने कुछ नौटंकी करके ये चुनाव चुरा लिया तो पहले बिहार गया, फिर बंगाल गया, और उसके बाद फिर क्या होगा इस देश का? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलीम खान साहब। देखिए,
ममता बनर्जी जो है वो एक्टिविस्ट है, लड़ना जानती हैं, ग्राउंडेड हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। 33 साल की वामपंथी सत्ता को जो हटा सकता है, उसकी ताकत को अगर कोई कम करके आंकता है तो वो उसकी गलतफहमी है, क्योंकि लेफ्ट की जो सरकार थी वो भी बहुत ग्राउंडेड थी। और ग्राउंडेड का मतलब ये है कि हर गांव से लेके हर मोहल्ले तक उनका संगठन काम कर रहा था। और जब नंदीग्राम हुआ, सिंगूर हुआ और जो आंदोलन चले, उसके रिप्रेशन की कोशिश लेफ्ट वाम मोर्चे की सरकार ने की। हालांकि फॉरवर्ड ब्लॉक और तमाम जैसे आरएसपी और तमाम सारी पार्टियां, सीपीआई भी नहीं चाहते थे कि उस तरीके का हो, लेकिन एक किस्म का स्टालिनिस्ट एटीट्यूड था। और क्योंकि मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, मेरी बहुत चर्चा और बहस उस समय लेफ्ट के लोगों से हुई। अगर उन्होंने प्रॉपरली कम्युनिकेट कर लिया होता आंदोलनकारियों से, तो स्पेस नहीं मिलता ममता बनर्जी को, और जो कुछ पलटा पलटी हो गई वो नहीं होती। ये पहली बात है। मतलब है कि वो ग्राउंडेड है, उनकी अपनी ताकत है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं। अब ये है कि जो उसके बाद में कॉन्सिक्यूटिव जितने भी चुनाव हुए, तो जो रैंक एंड फाइल था, हम जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि लेफ्ट हैंड जो हमारा एक है, जो कार्यकर्ता है, ग्राउंडेड है, जो वो इस तरीके से लेफ्ट को डेजर्ट करने का काम करेगा। लेकिन उसने डेजर्ट किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो एक ताकत थी लेफ्ट की, वो ग्राउंड के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा लेफ्ट के पास में कैडर है, लड़ने वाला कैडर है और प्रामाणिक कैडर है। ये एक परिस्थिति है। जिस तरीके से लड़ती हैं ममता बनर्जी, उस तरीके से लड़ना दूसरों को नहीं आता है। धरना प्रदर्शन सभी कर लेते हैं, लेकिन अगर ईडी जो है पहुंची छापामारी के लिए, तो सीएम वहां पहुंच जाए और बाकायदा ये रोना रोने लग जाए ईडी से लेकर के केंद्र सरकार तक कि वो ले गई, सब तो वही फाइल ले गई। अब ले गई तो भाई अगर काम में बाधा डाली, सरकारी काम में, तत्काल गिरफ्तार कर लेते, क्योंकि मुख्य साक्ष्य लेके जा रही थी ना। आपका यही कहना है ना। अब ये बताइए कि जो सर्वे करने वाली एजेंसी है ना, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाने वाली एजेंसी है, उसके पास में कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस का कुछ हो सकता है, और कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो आज की तारीख में अडानी भी छुपा सकता है? कोई नहीं छुपा सकता, कोई ट्रांजैक्शन नहीं छुपा सकता। सब कुछ जो है वो उपलब्ध है, क्योंकि सब कुछ जो है, जो होता है वो नेट के माध्यम से होता है, सर्वर के ऊपर सब कुछ है। तो कुल मिलाकर के शोशाबाजी है। आप जो है खुद चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह, नरेंद्र मोदी पहले से ही चुनाव हार चुके, तो इसलिए जो है वो एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ईडी के माध्यम से। ईडी के माध्यम से लड़ेंगे। आपने जो बिहार का कहा, वहां पर इलेक्शन कमीशन लड़ा, और इलेक्शन कमीशन ने लड़ करके वहां पर जो है एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी किया। लेकिन ये पहले नहीं था, इसके पहले भी चोरी हुई वोट। मैं तो कह सकता हूं, मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूं, यहाँ पर भी वोट चोरी हुई थी। हमारे जो है तिवारी जी बैठे हैं, या जो भी यूपी में बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि वोट के अंदर वहां भी चोरी हुई थी। हम ये भी जानते हैं अच्छे तरीके से कि हरियाणा के अंदर भी चोरी हुई, महाराष्ट्र के अंदर भी चोरी हुई। तो ये जैसे कहा जाए, चोरों के सरताज बैठे हुए हैं। अब इनसे मुकाबला तो ग्राउंड के ऊपर ही हो सकता है। और इसके बाद भी जिनको ऐसा लगता है कि जैसा बिहार में हो गया वैसा बंगाल में भी हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो मुकाबला सड़कों के ऊपर होगा। बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए ना। लोकतंत्र में अगर आपका भरोसा है तो जनता पे भरोसा करना पड़ेगा। सब कुछ करने के बाद में हरियाणा में आप मुझे बताइए 0.6% के अंतर से सरकार बनी। कोई बहुत ज्यादा कितना भी चोरी कर लिया, राहुल गांधी ने कहा 25 लाख वोट चोरी कर लिया, लेकिन जो सरकार बनी वो 0.6% से बनी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो आपको एक किस्म का मॉडल है। मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग मुझसे बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरा कहना यह है कि मोदी का मुकाबला करने का एक ममता का मॉडल है। इंडिया गठबंधन को उसी मॉडल के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा।
और मैं तो हर जगह पर जहां मुझे बुलाया जाता है बोलने के लिए एक ही बात कहता हूं, अगर इलेक्शन कमीशन का अनिश्चितकालीन घेराव कर दिया होता तो क्या होता है? जब तक ये जो ज्ञानेश कुमार है, जब तक इस पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, या तो ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा और नहीं तो देश की जनता दिल्ली को घेरे बैठी। क्या होता? अरे फर्जी मुकदमे लगते हैं, कुछ गिरफ्तारियां होती, मान लो गोली चालन भी हो जाता। अरे लोग लड़ते रहे हैं, ये देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। आज भी किसानों का, मैं जहां बैठा हूं मुल्ताई में, वहां पर 24 किसान शहीद हुए। लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन आप बिना लड़े अगर चाहते हैं तो मेरा आगे का कहना यह है, ये अमित शाह से आपको जो है ना बोलते थे जो है डॉक्टर लोहिया या जनेश्वर मिश्र जी, पंजा लड़ाने का काम करना पड़ेगा। ये डर के छुप के नहीं होगा, ये दूर दूर से बयान से और ट्वीट से नहीं होगा, ये यात्रा करके नहीं होगा, ये तो आपको ऐलान करना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की ये हैसियत है, और मैं कहूँ ये तो अकेली हैसियत समाजवादी पार्टी की है। अकेली हैसियत आज बहुत सारी पार्टियां जो हैं, बहुत ताकतवर पार्टियां हैं, इनकी हैसियत है। अगर जाकर के ममता बनर्जी वहां पर जाकर के प्रदर्शन कर सकती हैं, तो समाजवादी पार्टी अगर ये तय कर ले कि अमित शाह घर से नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, ये इसको समझ लीजिए, है ना। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है कि ममता के मॉडल के ऊपर ही आपको भिड़ना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र बच पाएगा, तभी संविधान बच पाएगा। बिहार के अंदर 10% का अंतर है, 48% का अभी जो है मोटे मोटे तौर पर वोट का शेयर है ममता का। और ये भी बात है कि ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये गुजराती घुसपैठियों की पार्टी है, और बंगाली घुसपैठियों के मामले को लेकर के पूरे देश के अंदर जो है जो वातावरण बनाया है, उससे हर बंगाली नाराज है। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि मेरे बंगाली मित्र मेरे से कहने लगे कि डॉक्टर सुनीलम जो है, आप लोग सब कुछ कर रहे हैं और जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हो रहा है, हम बंगाली भाषा कहीं पर भी अपने, मतलब बंगाल की जो संस्कृति है, उसकी जो अपनी अस्मिता है भाषा को लेकर के, उसको लेकर के तो देश बन गया बांग्लादेश। और कहा कि हम लोग अगर बंगाली बोलने लगते हैं तो हमसे लोग कहते हैं कि बांग्लादेश से आए हो क्या। तो कहा कि आप हमको इस देश में भी नहीं रहना देना चाहते, आप हम लोगों को ऐसा अपमानित कर रहे। मेरे से जब मेरे मित्रों ने बोला तो मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित भी रह गया, दुखी भी मेरा मन बहुत हुआ। लेकिन ये भावना काम कर रही है, ऐसे भावना के अंदर गुजराती घुसपैठियों का माकूल जवाब जो है, वो जो बंगाली कल्चर में विश्वास रखने वाले लोग हैं वो लोग देने वाले हैं। और ये कोई अकेला कोई मुसलमान नहीं है, ये हिंदू लोग हैं, बंगाली संस्कृति को जो मानने वाले लोग हैं, जो दुर्गा देवी को मानने वाले लोग हैं, जो वहां का पूरा जो है जल जंगल जमीन की के साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, वो सब टीएमसी के साथ में खड़े हैं। मुझे लगता है कि ये समय आ गया है, जैसे आरजेडी को पूरी ताकत लगा के सब लोगों ने मदद की, ऐसे ही हर जगह पर अगर टीएमसी है तो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि ममता बनर्जी जाएगी और हम आएंगे। लेफ्ट को अभी जो ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि ये चक्कर फिलहाल छोड़ देना चाहिए। फिलहाल सब लोगों को ये कहना चाहिए कि हम इस लड़ाई को एक साथ लड़ने का काम करेंगे। ठीक है, चुनाव लड़िए, आप आपकी जो बढ़िया पॉकेट्स हैं उस सब में कुछ करिए, है ना। लोग जो है वो मतदाताओं पर छोड़ दीजिए, मतदाता कोई जो है डिवीजन में जाता नहीं है, मतदाता को मालूम है कि किसको जिताना है, कोई को हराना है। लेकिन आपको देश के अंदर मैसेज आपको ये देना पड़ेगा कि भाजपा के खिलाफ में पूरा गठबंधन एक साथ है। फ्रेंडली फाइट होगी जहां जहां पर, मैं तो ये नहीं कहता कि लेफ्ट चुनाव ना लड़े, मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव ना लड़े। अगर वो दोनों साथ लड़ते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मिनिमम सीट्स के ऊपर लड़िए। आज की तारीख में आपकी जो स्थिति है, परसेंटेज ऑफ वोट है, आपके पास में जो सीटें हैं, ठीक है, उनको रिटेन करने की आप लड़ाई आप लड़ सकते हैं, लड़ना चाहिए। लेकिन आपको केवल और केवल जो पार्टियां इस गलतफहमी में हैं कि वो टीएमसी को खत्म करके इस देश की मदद करेंगी, मुझे लगता है कि वो भाजपा की मदद करने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, हमारा समय खत्म हो गया। मैं 2 वाक्यों में आपका ये जवाब चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण पर जो प्रतिक्रिया आई है लेफ्ट की, वो ये है कि ये टीएमसी और बीजेपी अंदर में एक दूसरे से मिले हुए हैं, और फिर वो बताते हैं कि इतनी स्कूल बन गई और इतनी मतलब आरएसएस इतनी फैल गई वगैरह वगैरह। तो अगर कोई पार्टी इस तरह की बातें करेगी इस माहौल में जो अभी आपने बताया, तो उसको कौन वोट देगा?
मेरा कहना यह है कि हमने अरविंद केजरीवाल के समय ये देखा है। अरविंद केजरीवाल को मैं जितने चैनल्स पे जाता था वहां पर एक ही बात करते थे, टीम है ना। अब मैं हर समय एक ही बात का आर्गुमेंट देता था, बी टीम है, ऐसी बी टीम जिसमें खुद मुख्यमंत्री जेल में रहे, उप मुख्यमंत्री जेल में रहे, अधिकतर मंत्री जेल में रहे, अधिकतर विधायकों के ऊपर केस उसके अंदर लग जाए, एक फाइल को मूव नहीं होने दे जो है वो वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर, और आप कहो बी टीम है। तो नैरेटिव लोग अपना गढ़ने का काम कर सकते हैं, लेकिन जनता इस नैरेटिव में नहीं आती और उसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया। हाँ, तो दोस्तों हमने देखा कि बंगाल की जो धमाके खैज शुरुआत हुई है, इत्तेफाक से वो धमाका खुद बीजेपी ने करने की कोशिश की और उस धमाके से वो खुद आहत हो गई। अब आगे देखना है कि ये कौन कौन सी गलतियां करते हैं और ममता बनर्जी जो है उन गलतियों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करके किस तरह से इनको घेरती है, ये तो समय बताएगा। हम अपने सारे मेहमानों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सुबह-सुबह समय निकाला और इसमें शिरकत की, और आइंदा भी जैसे-जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, हम बंगाल के चुनाव पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी एक वाक्य कहना चाहता हूं। मैं सुनील जी के साथ बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि सारा इंडिया गठबंधन नहीं, सारे अपोजिशन के जो भी पार्टियां हैं, सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए इस वक्त, अगर देश को बचाना है और उनको अपने को बचाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत शुक्रिया सर, हम लोग विदा लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बस चलिए, नमस्कार। आज स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि है। चलिए लखेड़ा साहब, नमस्कार। जी सर, सर सॉरी विवेकानंद जी को